अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है सरमायाकारी के मुअय्यनात यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मीन्स के इन्वेस्टमेंट जो है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को डिटर्मिन करते हैं या इन्वेस्टमेंट उन पर डिपेंड करती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। जो अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है सरमायाकारी का इन्हिसार दो अवामिल पर होता है। सरमाया की इस्तेदाद मुख्ततिम, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, नंबर 2 शरह सूद, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी सरमायाकारी का इन्हिसार जो है इन्हीं दो अवामिल पर है। एक जो है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, MEC से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो दूसरा है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन लिखा है, इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड R मीन्स के इंटरेस्ट रेट। अब हम इनको दोनों को अलग अलग डिटेल में स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट वन है वो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और बहुत ज़्यादा रिपीटेड जो है ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुका है। सरमाए की मुख्तलिफ इस्तेदाद अभी क्या होती है। डॉक्टर केन्स ने अपनी बुक जो है नज़रिया अमूमी रोज़गार में इसको बयान किया। उनके मुताबिक जो है सरमाए की मुख्तलिफ इस्तेदाद से मुराद है कि मुतवक्को खालिस आमदनी यानी कि एक्सपेक्टेड नेट इनकम। यानी हम जब सरमायाकारी करेंगे तो हमारे माइंड में क्या होगा, सरमायाकारी करने से पहले हमें एक्सपेक्टेशन होगी कि हमें इससे कितनी इनकम हासिल हो जाएगी। ये जो हमारे एक्सपेक्टेशन है, ये जो नेट इनकम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या मतवक्को शरह आमदनी है हमारी कि कितनी रेट ऑफ रिटर्न कितना है, या रेट ऑफ इनकम कितना है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी सरमायाकारी के मंसूबे में, तो उसे हम कहते हैं सरमाया की मुख्तलिफ इस्तेदाद। जब भी सरमायाकारी कोई भी शख्स करेगा तो वो ये जहन में रखता होता है कि मुझे इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस सरमायाकारी से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो, और इससे मुनाफे की यही जो मुनाफे की मतलब एक्सपेक्टेशन है, इसी को हम सरमाया की मुख्तलिफ इस्तेदाद कहते हैं। अब मुख्तलिफ इस्तेदाद है, मुख्ततिम जैसे मैंने आपको ये पार्ट पहले भी एक्सप्लेन किया थर्ड ईयर में कि ये मार्जिनल यानी चेंज को शो कर होता है कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से कितनी पैदावार हासिल होती है। जैसे आपने लास्ट ईयर थर्ड ईयर में मार्जिन प्रोडक्ट पढ़ा कि हर एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से कितनी प्रोडक्शन हो रही है। सिमिलरली मार्जिन यूटिलिटी पढ़ी थी कि एक्स्ट्रा यूनिट यूटिलाइज़ करने से कितनी हमें यूटिलिटी हासिल होती है। तो यही चीज़ें हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ इस्तेदाद के कि एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से सरमाए का कि हमें कितनी आमदनी हासिल हो रही है, कितनी पैदावार हासिल हो रही है, उससे कितनी रकम ये हमें कमा करते हुए ये सरमाए की हर ज़ायदा इकाई। तो ये सरमाए के मुख्तलिफ इस्तेदाद हैं। अब जो डॉक्टर केन्स हैं उनके मुताबिक सरमायाकारी का तयन जो है दो अवामिल कर रहे हैं। नंबर 1 मुनाफे की मतवक्को शरह है कि कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है कि इस सरमायाकारी से कितना प्रॉफिट हासिल हो जाएगा। नंबर 2 जो है वो शरह सूद है। अब ये चीज़ समझने वाली है कि जब सरमायाकारी करेगा उसने इन दो बातों को देखना है। नंबर 1 के जो सरमायाकारी मैं कर रहा हूँ, मैं अपना सरमाया किसी प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ तो उससे कितना मुनाफा हासिल हो रहा है, और दूसरा वो ये देखेगा कि शरह सूद कितनी है। वो तब तक सरमायाकारी करेगा जब तक कि सरमाए की मुख्तलिफ इस्तेदाद यानी कि मुनाफे की मतवक्को शरह जो है वो शरह सूद से ज़्यादा रहेगी, वो तब तक सरमायाकारी करेगा। और जब जो मुनाफे की शरह है वो कम होते हुए शरह सूद के बराबर आ जाएगी, उसके बाद वो सरमायाकारी करना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसे नुकसान ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेकर मैं आपको बात बताती हूँ कि अगर एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो है 15% मुनाफे की शरह कि इस प्रोजेक्ट से हर साल जो है या हर महीने जो है 15% जो है सरमायाकारी से 15% आमदनी हासिल होगी, लेकिन शरह सूद जो है वो 10% है। तो सरमायाकारी करेगा क्योंकि उसे मुनाफा ज़्यादा हासिल हो रहा है, शरह सूद तो कम है, तो वो सरमायाकारी करेगा। और अब वो जब 15% कम होते 10% के बराबर आ जाएगा, उसके बाद वो सरमायाकारी नहीं करेगा, क्योंकि जितना वो कमाएगा उसे सरमाए के सूद के तौर पे अदा भी करना करेगा, क्योंकि उसने सरमाया अगर उधार लिया हुआ है तो जितना वो कमाएगा उससे फिर वो अदा भी करना पड़ेगा उसके सूद के तौर पे, तो उसे फिर नुकसान हो जाएगा अगर वो इसके बाद भी सरमायाकारी करता रहेगा 10% के बाद भी। लेकिन अगर ये सिचुएशन हो कि सरमाया जो है वो उसका अपना ज़ाती है, उसने उधार नहीं लिया हुआ,
तब भी वो यही काम करेगा कि जब तक सरमायाकारी करेगा जब तक कि उसकी मुनाफे की शरह सूद से ज़्यादा रहेगी। क्योंकि अगर उसका सरमाया अपना भी है और सरमाया मुनाफा उससे ज़्यादा मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर सरमाया भी मुनाफा भी उतना ही मिल रहा है जितनी शरह सूद है, तो वो पैसे को सरमायाकारी में लगाने की बजाय वो क्या करेगा, उसको वो लोन पे दे देगा, बैंक में डिपॉजिट करवा देगा, उसके बदले उसे वही जो वैल्यू मिलती रहेगी जितना वो सरमायाकारी के एवज हासिल करेगा। तो सरमायाकारी तब तक ही होती है जब तक कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है हमारी शरह सूद से ज़्यादा रहे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिख के दिखाती हूँ कि अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ग्रेटर रहेगी हमारे इंटरेस्ट रेट से, तब तक ही वो सरमायाकारी करेगा। अगर इससे कम हो जाएगी, अगर ये कम हो जाए और ये ज़्यादा हो जाए तो सरमायाकारी का अमल रुक जाता है, सरमायाकारी नहीं होती। यानी कि सरमायाकार तब तक ही सरमायाकारी करेगा जब तक कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहे। अगर तो इंटरेस्ट रेट होगा ज़्यादा तो सरमायाकारी नहीं होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट होगा कम तो सरमायाकारी होगी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे जो है सरमाए की मुख्ततिम इस्तेदाद का इन्हसार जो है वो 2 अवामिल पर है। अब ऊपर जो हमने पढ़ा था वो ये था कि सरमायाकारी का इन्हसार किन 2 अवामिल पर हो रहा है, यानी जब भी कोई आजिज़ सरमायाकारी करेगा तो वो किन 2 बातों को जहन में रखेगा। अब जो है वो ये देखेगा कि सरमाए की मुख्ततिम इस्तेदाद जो है, जो मुनाफे की मुतवक्को शरह है, वो किन 2 बातों पर डिपेंड कर रही है। नंबर 1 जो है वो असासे से हासिल होने वाली मुतवक्को आमदनी, मुतवक्को एक्सपेक्टेड आमदनी कितनी हासिल होनी है, और मुसारिफ बदलकारी या असासे की रसीदी कीमत। अब इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। जो ये वाला पैराग्राफ है फर्स्ट वाले को डिस्कस कर रहे हैं कि असासे की से हासिल होने वाली मुतवक्को आमदनी। जब भी सरमायाकारी वो करेगा तो ये देखता है कि इसके कितनी आमदनी हासिल हो रही है। असासा क्या है? असासा आप कह लेते हैं कोई मशीन है, कोई कारखाना है, कोई ज़मीन है जो अब उसने जो इसको ख़रीदा है तो वो अब ये भी सोचता है कि अब इससे मुख्तलिफ़ सालों में मुझे आमदनी का एक सिलसिला हासिल होने वाला है। हर साल मुझे एक आमदनी मिलेगी, हर साल आमदनी मिलेगी। अब जो ये हासिल होने वाला आमदनियों का सिलसिला कितना है, और इन आमदनियों से हासिल होने वाले सिलसिले से वो अपने अखराजात भी तो होंगे उसके कारखाने में, मशीनों पर, तो वो उनको वो साइड पे जब वो निकाल लेगा, साइड पे वो उनको मिन्हा कर देगा, उनको माइनस कर देगा अपनी आमदनी में से। फिर जो रकम बाकी बच जाती है उससे वो खालिस आमदनी कहते हैं। तो वो कितनी है, पहली बात वो ये चीज़ देखता है। नंबर 2 दूसरी बात जो वो देखता है, वो दूसरी ये देखता है कि असासे की रसीदी कीमत कितनी है, यानी मुसारिफ बदलकारी कितनी है। यानी ये जो असासा है या जो मशीन है या जो कारखाना है जो उसने ख़रीदना है, उसको ख़रीदने के लिए उसे कितनी कीमत अदा करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बात मैंने पहले भी समझाई थी, मुसारिफ बदलकारी जो है कि अगर एक मशीन जो है उसकी गारंटी जो है वो 10 साल है और वो है 10,000 की, 10,000 की मशीन है, उसकी गारंटी 10 साल है, यानी 10 साल बाद वो ख़राब हो जाएगी। तो अब वो क्या करेगा, इस मशीन से हासिल होने वाली आमदनी में से हर साल वो एक ख़ास शरह से पैसे साइड पर रखेगा, यानी कटौती करेगा वो हर साल एक ख़ास रकम को, ताकि जब 10 साल बाद ये मशीन मेरी ख़राब हो जाए, नाकारा हो जाए, तो इतने पैसे मेरे पास जमा हो जाए कि मैं एक नई मशीन ख़रीद सकूं। तो ये जो वो कीमत जो उस मशीन को ख़रीदने के लिए या उसको हासिल करने के लिए नई सूरत में देनी पड़ती है, उसको हम असासे की रसीदी कीमत या मुसारिफ बदलकारी का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं कि ये देखें, अब डॉक्टर केन्स जो हैं उन्होंने सरमाए के मुख्ततिम इस्तेदाद को इस तरह से डिफ़ाइन किया, जो जिसकी मेन डेफिनेशन है वो ये है। इसको समझें कि सरमाए की मुख्ततिम इस्तेदाद से मुराद कटौती की वो शरह है, कटौती की वो शरह है जो कि अशिया सरमाया या असासे से इसकी मुद्दत मियाद के दौरान हासिल होने वाली आमदनियों के सिलसिले की मौजूदा मालियत को इसकी रसीदी कीमत के बराबर करते हैं। अब इसको समझते हैं कि सरमाए के मुख्ततिम इस्तेदाद से मुराद कटौती की वो शरह, यानी एक रेट है, परसेंटेज है पैसे काटने की, यानी कि कटिंग करने की, कुछ रकम निकाल के साइड पे रखने, कटौती की शरह की कितनी परसेंटेज से हमने आमदनी में से पैसे को साइड पे रखना है।
जो कि अशय सरमाया या असासे से इसकी मुद्दत म्याद, यानी कि जो असासा है, जैसे मशीन ऊपर मैंने बयान किया था कि 10 साल की मुद्दत म्याद है, 10 साल की गारंटी, यानी उसकी उस अशय सरमाया या जो मशीन है या जो असासा उसकी मुद्दत म्याद के दौरान जितनी उसकी उम्र है, जितनी उसके लाइफ टाइम है, उसके दौरान में हासिल होने वाली आमदनियों के सिलसिले की, कि हर साल अगर उसकी 10 साल मुद्दत म्याद है तो हर साल आमदनियों का एक सिलसिला हासिल हो रहा है, एक साल इतना हो रहा है, दूसरे साल कुछ हो रहा है, तीसरे साल कुछ हो रहा है, तो जो एक आमदनियों का सिलसिला है कि मौजूदा मालियत को इसकी रसीदी कीमत के बराबर कर दे, यानी वो कटौती की शरत जो फिर उस आमदनी के सिलसिले में से जो हम कटौती करेंगे, पैसे को साइड पे निकाल के रखेंगे, तो फिर उस 10 साल के अरसे के बाद जो पैसे हमारे पास इतने जमा हो जाएं कि वो उसकी रसीदी कीमत यानी कि उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बराबर हो जाए। अब इसको एक फार्मूले से डिस्क्राइब करती हूँ, दूसरा ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या है, शय की रसीदी कीमत इज़ इक्वल टू रसीदी कीमत यहाँ आ जाएगी पहले साल की मतवक्को आमदनी, यानी इस जो भी शय है उसके पहले साल में हमें कितनी आमदनी हासिल हो रही है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस सालाना शरह कटौती, कि हर साल हमने कितनी कटौती करके साइड पे रकम रखनी है, प्लस दूसरे साल की मतवक्को आमदनी डिवाइड बाय 1 प्लस सालाना शरह कटौती, कि दूसरे साल में हमने कितनी रकम रखनी है, और अगर दूसरा साल है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर अगर तीसरा साल होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन, जितने भी ईयर्स हैं, जितने भी उसकी मुद्दत म्याद है, तो वहाँ पर एन लिख दिया है कि जितनी भी मुद्दत म्याद होगी तो वो यहाँ पे मेंशन करनी है। इसको एक तरह से और भी लिखा जा सकता है, ये देखें CR रिप्लेसमेंट कॉस्ट रसीदी कीमत इज इक्वल टू R1 पहले साल की आमदनी डिवाइडेड बाय 1 प्लस R1 प्लस शरह कटौती, R जो है वो शरह कटौती को शो कर रहा है, R2 दूसरे साल की आमदनी, R3 तीसरे साल की आमदनी, प्लस सो ऑन RN, मतलब जितने भी हमारे साल हैं उस जितने आखिरी साल जितनी उसकी मुद्दत म्याद है एन तक हम वहाँ तक जाएंगे। तो इस फार्मूले को भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। एग्जांपल में यह है कि एक जो है हमारी मशीन है, इस वाली एग्जांपल को आप रहने दें। यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल है, ये देखिए, ये बहुत अच्छी है कि एक मशीन है सॉरी 10,000 रुपये में हम उसे ख़रीदते हैं, ठीक है, 10,000 में ख़रीदिए, तो अब उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, CR कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 10,000 की इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है कि हमें उसकी मुद्दत म्याद के दौरान जो है हमें 10,000 रुपये जमा करने हैं, और उसकी मुद्दत म्याद कितनी है, 2 साल। मुद्दत म्याद कितनी है, 2 साल, यानी हम फर्स्ट एंड 2 यानी कि 2 यहाँ तक हम जाएंगे, 2 तक, ठीक है। पहले साल उसकी आमदनी कितनी हासिल हुई हम देख लेते हैं कि पहले साल में उसे कितनी आमदनी हासिल हुई। पहले साल में उसको 4400 और सेकेंड ईयर में उसको 7260 रुपीज़ हासिल हुए। देखिए नीचे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। पहले साल में उसको जो हासिल हुआ था वो हुआ था 7,000, पहले साल 4400 एंड सेकेंड ईयर में उसको 7260 रुपीज़ हासिल हुए, ठीक हो गया। अब हमने ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये हो गया CR, ठीक है। अब R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R हमने लिखा हुआ था। R क्या थी, कटौती की शरह, यानी हर साल वो अपनी आमदनी में से 10% के बराबर रकम काटेगा, उसको साइड पे रखेगा, ताकि 2 साल बाद जब उसकी मशीन ख़राब हो जाए तो उसके पास इतनी रकम जमा हो जाए कि वो एक नई मशीन खरीद सके, यानी उसके पास 10,000 जमा हो जाए 2 साल बाद। तो ये 10% है, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ भी है, ये देखें 10%। सरमाए की मुख्ततिम इस्तेदाद कितनी है, 10%, तो वो 10% हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 7260 1 प्लस 10%, और यहाँ पे स्केयर, क्योंकि 2 साल है तो मैंने आपको बताया था 2 साल हो, 3 साल हो, अप टू सोन एन तक जाना है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, पहले साल में उसने 4,000 रखे हैं, दूसरे साल में उसने 6,000 रखे हैं, जब इन दोनों को जमा करेंगे 10,000। देखें 2 साल बाद इस तरह 2 साल में इस तरह से उसने कटौती की कि उसकी जो रकम जमा हुई वो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के इक्वल आ गए, 10,000 इज इक्वल टू 10,000, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे लिखा है, अगर सालाना आमदनियों के सिलसिले में से इस तरह से कटौतियाँ की जाए, यानी हर साल जो आमदनी हासिल हो रही हैं उसमें से इस तरह कटौती की जाए कि असासे की ज़िंदगी के इख्तिताम पे, यानी कि उसकी अब ये 2 साल इसके पूरे होने के बाद इनका मजमुआ कर लें, इनको जमा कर लें कि इस तरीके से कटौती करेंगे, जब उनको जमा करें तो असासे की रसीदी कीमत के बराबर हो, ये रसीदी कीमत के बराबर होगा, ठीक हो गया। अब अगर वही बात है कि शरह सूद
सरमाए की मुख्तलिफ मिसदाद से कम रहेगी तो सरमायाकारी होगी, अगर शरह सूद ज़्यादा होगी तो सरमायाकारी का अमल रुक जाता है। और जैसे जैसे सरमायाकारी करते जाते हैं सरमाए की मुख्तलिफ मिसदाद जो है वो कम होती जाती है। अब उसकी दो वजूहात है क्यों कम होती है। नंबर 1 कि जब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जो है हम एक ही किस्म की कई मशीनें लगाते हैं तो वो जो मशीनें ज़्यादा लग जाती हैं तो उस शोबे में पैदावार ज़्यादा हो जाती है। जब पैदावार ज़्यादा होती है तो सप्लाई रसद बढ़ेगी और फिर रसद के बढ़ने से कीमतें कम हो जाती हैं, फिर सरमाए की मुख्तलिफ मिसदाद कम हो जाती है। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर हम जब मशीनों का नस्ब करते हैं तो उन मशीनों की तलब ज़्यादा हो जाती है। जब उनकी तलब ज़्यादा होगी तो उनकी रसद कीमत मुसारी बदलकारी बढ़ जाएगी, यानी उन मशीनों की कीमत बढ़ जाएगी और इस तरह से फिर सरमाए की मुख्तलिफ मिसदाद कम हो जाती है। अब देखें यहाँ पे एक ग्राफ उन्होंने बनाया हुआ है, एक छोटा सा टेबल है कि सरमायाकारी का हुजम है। जैसे पीछे बात हुई कि जैसे जैसे सरमायाकारी बढ़ेगी सरमाए की मुख्तलिफ मिसदाद कम होती चली जाती है और पीछे 2 रीज़न आपको यही बताई गई हैं। तो जैसे सरमायाकारी 10 करोड़ है तो 20% मुख्तलिफ मिसदाद है इस्तादाद है। जब 20 करोड़ हो गई तो MEC 16% हो गई। जब 30 करोड़ थी तो 12% हो गई, 40 करोड़ थी तो 8% हो गई, 50 करोड़ थी तो 4%। देखिए जैसे जैसे सरमायाकारी हमारी बढ़ती चली जा रही है MEC हमारी कम होती जा रही है। तो इसको एक ग्राफ से भी नीचे शो किया गया है। देखिए ग्राफ छोटा सा है बिल्कुल कि Y एक्सिस पे MEC लिया गया है, मुख्तलिफ मिसदाद है सरमाया परसेंटेज में। ठीक है। और ये सरमायाकारी ली गई है X एक्सिस पे करोड्स में है ये। ठीक। अब जब हमारी जो 10 करोड़ थी तो MEC जो थी 20%, ये एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जब 20 करोड़ सरमायाकारी थी तो हमारी MEC 16% थी। तीसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा जब 30 करोड़ थी तो MEC 12% थी। और जो फोर्थ पॉइंट था वो यहाँ आ जाएगा कि जब 40 करोड़ थी तो ये 8% थी। सिमिलरली ये पॉइंट आ जाएगा। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें MEC का कर्व हासिल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मुख्तलिफ मिसदाद को मुतासिर करने वाले अवामिल को हम डिस्कस करेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।